वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम सोशल साइंस में रिसर्च की बात करते हैं तो हमारा रिसर्च नॉर्मल नेचुरल साइंसेस की तरह नहीं होती है। जब नेचुरल साइंस में हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम सोशल साइंसेस में रिसर्च की बात करते हैं तब वहाँ पर हम ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। तब हमें जो रिसर्चर होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना होता है। आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है। हम जब सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं तो हर एक इंसान का अलग तरीके का नज़रिया होता है और इसी नज़रिया के ऊपर आज का पूरा क्लास है। ये जो ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और रिफ्लेक्सिविटी है, ये हम सोशल साइंसेस के जो रिसर्चर है वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, वो किस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करता है एक रिसर्च में, इसके बारे में है। आज के क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये आपको कहीं पर भी इकट्ठा नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे सोर्सेस से चीज़ें इकट्ठा करके आप लोगों के लिए ये क्लास प्रिपेयर किया है और ये जो क्लास है ये सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड है। आप एक के बाद दूसरे टॉपिक आता जाएगा और एक के साथ दूसरे को हम रिलेट करते जाएंगे और आखिर तक हमारा जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और रिफ्लेक्सिबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी ये दोनों चीज़ बेसिकली है क्या, और इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। फिर देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी को लेकर बहुत सारे दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम्स क्या है इसको जानेंगे और कौन से वो फैक्टर्स है जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। रिफ्लेक्सिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है ये हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही साथ कुछ थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है जो अलग अलग थिंकर ने ऑब्जेक्टिविटी और रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में दी है। यहाँ पर हम सिंपल से थ्योरीज का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे ताकि हमें जब भी एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन हम आंसर कर पाए। फिर आखिर में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग तरीके का रिफ्लेक्सिबिलिटी, हम किस तरीके का रिफ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग रिसर्च में यूज़ करते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए आज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सारे इकट्ठा आपको मिलने वाली है। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप अपने हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज़ करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में मदद मिलेगी। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी बेसिकली होता क्या है। ऑब्जेक्टिविटी अगर हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जब साइंटिफिक नॉलेज या फिर एविडेंस यूज़ करके हम कोई रिसर्च करते हैं तब उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पर एविडेंस के ऊपर जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इसको ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। और सब्जेक्टिविटी यानी कि जो भी एक इंसान का पर्सनल ओपिनियन होता है उसको कहा जाता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी हमारा साइंटिफिक नॉलेज होता है, साइंटिफिक तरीके से हम जब रिसर्च करते हैं यहाँ पर जो भी कंक्लूजन मिलेगा ये हर किसी के लिए सेम होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिविटी में हमारा जो भी चीज़ें होंगी वो हर किसी के लिए सेम होंगी और ये यहाँ पर जो भी डिसीशंस होंगे या फिर कंक्लूजन्स होंगे, जो भी स्टेटमेंट होंगे वो हर किसी के लिए सेम रहेंगी। लेकिन जब हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं ये एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है जो किसी भी एक इंसान का, जो भी रिसर्चर है उसका पर्सनल फीलिंग, उसका ओपिनियन, उसका प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर
एक अलग जो भी रिसर्चर है वो अपने हिसाब से किस तरीके का चीज़ों के बारे में सोचता है, उसका बिलीफ पैटर्न क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या है, ये सारे चीज़ें इस सब्जेक्टिविटी के ऊपर हम देखते हैं। सब्जेक्टिविटी एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी जो होता है वो साइंटिफिक तरीके से कोई भी एक नॉलेज जब हम गैदर करते हैं तब वो ऑब्जेक्टिविटी होता है। अब यहाँ पर जब हम नेचुरल साइंसेस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारे जगहों पर हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ नॉलेज देखते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लॉज देखते हैं जो हर जगह पर सेम होते हैं, हर किसी जगह पर आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, फिर हमारा मैथमेटिक्स का जो रूल्स है, ये सारे चीज़ें आप हर जगह पर जाकर सेम ही देखोगे। यहाँ पर चीज़ें ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब हम सोशल साइंसेस में स्टडी करते हैं, यहाँ पर हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि हमें फैमिली को स्टडी करना है, हर इंसान अपने हिसाब से फैमिली को स्टडी करेगा, उसको फैमिली का देखने का नज़रिया अलग होगा, यहाँ पर उसके कुछ बायस होंगे। इसको कहा जाता है सब्जेक्टिविटी। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बारे में क्लियर आइडिया मिल जाएगा। जब कोई भी एक इंसान होता है, हम ऑब्जेक्टिविटी में क्या देखते हैं, यहाँ पर एक पेड़ है, ये हमारे लिए एक राइट डिसीजन है, यानी कि ये एक सही चीज़ है। आप जब भी किसी पेड़ को देखोगे उसको एक पेड़ की तरह देखोगे, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये हर किसी के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा कुछ अलग अलग लोगों का सब्जेक्टिव ओपिनियन जब हम देखेंगे तो कोई इसको पेड़ कहेगा, कोई इसको फल की यहाँ से खाना मिलेगा या फिर फल मिलेगा, इस तरीके का वो सोच रखेगा। और जो भी इसको बेचना चाहता है वो इसको एक पैसे की सोर्सेस की तरह देखेगा। यानी कि यहाँ पर जो ओपिनियन है वो हर किसी का अलग अलग आ रहा है, ये उनका सब्जेक्टिव ओपिनियन है या फिर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं कि ये बेसिकली एक ट्री है, ये हमारे लिए राइट डिसीजन है, ये रियलिटी है। लेकिन सब्जेक्टिव में हर किसी का अपना अपना अलग ओपिनियन होता है। इसी तरीके से हम सोशल साइंसेस में भी अलग अलग तरीके का ओपिनियन देखते हैं। जब हम फैमिली को स्टडी करते हैं, आप लोग देखोगे कि अलग अलग थिंकर्स अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, यानी कि वो उनका सब्जेक्टिव ओपिनियन है, वो लोग सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर और भी थोड़ा क्लियर होने के लिए कि ये सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या है, यहाँ पर मैंने एक डिफरेंस दी है, डिफरेंस का एक टेबल तैयार की है। ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है जो ट्रू और रियल है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर बायस्ड नहीं है और ये एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट है। लेकिन ऑपोजिट में जब सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ये एक पर्सनल आउटलुक होता है, कोई भी एक इंसान किस तरीके का सोचता है, उसका एक्सप्रेशन, उसके ओपिनियन के बारे में बात करता है, वो होता है सब्जेक्टिविटी, यानी कि वो उसका खुद का ओपिनियन है। ऑब्जेक्टिव जो स्टेटमेंट होते हैं वो फैक्ट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन जब हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, वो एक पर्सनल एजम्पशंस होते हैं, उनके खुद का बिलीफ पैटर्न, उसका इमोशन, उसके पर्सनल फीलिंग, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर काम करेंगी, तब ये स्टेटमेंट एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एक मेजरेबल है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है वो रिलेटिव टू सब्जेक्ट होता है, यानी कि अलग अलग जो रिसर्चर है वो अलग अलग तरीके से देखेंगे, उनका अलग तरीके का नजरिया होगा, इसको कहा जाएगा सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को हम चेक और वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो है उसको हम चेक और वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पर्सनल ओपिनियन होता है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सेम रहता है, ये किसी भी एक इंसान के हिसाब से हो या फिर किसी भी एक सिचुएशन के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हमेशा एक ही रहेगी, सेम ही रहेगी। जैसे हम ग्रेविटी का रूल देखते हैं, ये जो ग्रेविटी का रूल है ये आप इंसान टू इंसान वेरी नहीं करता है, ये हर किसी के लिए सेम है। आप वर्ल्ड के किसी भी जगह पर जाओ, ये ग्रेविटी का रूल सेम ही रहता है। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव
स्टेटमेंट की बात करते हैं या फिर सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता जाता है। जैसे फैमिली का ओपिनियन, ये हर जगह पर अलग अलग होती है। अलग अलग इंसानों का फैमिली के रिलेटेड अलग ओपिनियन होगा। कोई बोलेगा कि फैमिली एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई बोलेगा कि फैमिली में हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। अलग अलग जगहों पर हम अलग तरीके का फैमिलीज देख सकते हैं। यहाँ पर ओपिनियन जो है वो बेसिकली सब्जेक्टिव होता है। आशा करता हूँ अब ये जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंफ्यूजन है, ये दूर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। अब ऑब्जेक्टिविटी को लेकर क्या प्रॉब्लम है सोशल रिसर्च में। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि हमारा साइंटिफिक नॉलेज, एक ऐसा नॉलेज तैयार करना जो हर कोई मानेगा, जो हर किसी के लिए सही है। अब इस तरीके का स्टेटमेंट तैयार करने में हमें किस तरीके का प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है सोशल रिसर्च में। हम जब सोशल रिसर्च करते हैं यानी कि सोसाइटी में रिसर्च करते हैं, तब हम लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं। जो लोग हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी है, उनके ऊपर हम काम करते हैं। और यहाँ पर हम जब लोगों के ऊपर काम करते हैं, उनका खुद का जजमेंट होता है और जो भी रिसर्चर है उसका भी खुद का कुछ जजमेंट होता है, उसका कुछ वैल्यू पैटर्न होता है, जिसके वजह से जो रिसर्चर है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज होता है। वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। इस वजह से हम ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सोशल साइंस के रिसर्च में, क्योंकि हर किसी का अपना अलग वैल्यू पैटर्न होगा। हर किसी रिसर्चर का अपना थॉट प्रोसेस होगा, उसका कुछ प्रीजुडिस होगा, जिसके वजह से हमारे सोशल साइंस के रिसर्च में हम ऑब्जेक्टिविटी इतना जल्दी अचीव नहीं कर पाते हैं। यानी कि हम ऐसा कोई लॉ छट से तैयार नहीं कर सकते जो हर कोई मानेगा, हर किसी जगह पर ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इस तरीके का चीज़ें हम तैयार नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जब हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर खासकर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं हम सोसाइटी में। यहाँ पर हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, यहाँ पर हमें चीज़ों को देखना होता है। एक ग्रुप या फिर किसी भी एक इंसान को उसके हिसाब से देखना होता है, और जो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जैसे जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पर आप जाकर लैब में टेस्ट कर सकते हो कि सही है कि गलत है, चीज़ें किस तरीके से हो रही है, आप लैब में जाकर टेस्ट कर सकते हो। लेकिन हम सोसाइटी में इस तरीके का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इंसान बदलते रहते हैं, सोसाइटी टाइम टू टाइम बदलती रहती है। अब यहाँ पर जब हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत क्यों है? क्योंकि एक सोसाइटी के लोगों के बीच में अलग अलग वैल्यू सिस्टम होते हैं, और साथ ही साथ जो रिसर्चर है उसका भी कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, जो वो ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली उसका जो रिसर्च होता है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। उसके वैल्यू के द्वारा एक रिसर्च इन्फ्लुएंस हो जाती है। इस वजह से हम ऑब्जेक्टिविटी को इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं हमारा सोशल साइंस के रिसर्च में। जिस वजह से हम लोग जब भी पढ़ोगे बुक्स में अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग अलग अलग थ्योरीज होंगी, मतलब सेम टॉपिक होगा लेकिन अलग अलग स्कॉलर्स थिंकर्स ने अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो सोशल साइंस है, यहाँ पर जो भी रिसर्च करते हैं उनको हम बेसिकली सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। यहाँ पर वो लोग ऑब्जेक्टिविटी को इतना ज़्यादा अचीव करने में प्रॉब्लम और ज़्यादा क्या आता है, यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती है। यानी कि हम जब किसी को ऑब्जर्व करेंगे या फिर किसी भी एक ग्रुप के ऊपर जब हम रिसर्च करेंगे, यहाँ पर कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम्स भी होती है। यानी कि आप समझ लो फैमिली के ऊपर स्टडी कर रहे हो, फैमिली पैटर्न्स को समझ रहे हो, फैमिली में क्या सही चीज़ें हैं, क्या दिक्कत है, इसके बारे में स्टडी कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? आपको लोगों के सामने जाकर उनसे रेस्पॉन्स कलेक्ट करना है, उनसे क्वेश्चंस पूछनी है। लेकिन यहाँ पर बहुत बार देखा जाता है कि जो रेस्पोंडेंट है, जो भी उत्तर देने वाले इंसान है, वो लोग आपको जवाब नहीं देते हैं, या फिर आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो आपके रिसर्च को मिसलीड करती है। इस तरीके का
बहुत सारे इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं लोगों के बीच में। इन सारे चीज़ों के वजह से हमारे सोशल साइंसेस के रिसर्च में हम ऑब्जेक्टिविटी इतना जल्दी अचीव नहीं कर पाते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम बहुत सारे बायसेस का केस देखते हैं, और जब हम एक रिसर्च कंक्लूड कर लेते हैं फिर भी हम देखते हैं कि हमारा जो रिसर्च फाइंडिंग है वो सही नहीं होता है, हमारा कंक्लूजन गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन प्रॉब्लम्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है सोशल रिसर्च में, इसको अचीव करना एक प्रॉब्लमेटिक बात है। यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इस वजह से ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब ये जो ऑब्जेक्टिविटी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से अचीव नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करता है। जैसे जो भी रिसर्चर होता है उसका कुछ पर्सनल प्रीजुडिस एंड बायस होता है, यानी कि उसका कुछ खुद का कुछ थॉट प्रोसेस होता है, उसको सोसाइटी का देखने का नज़रिया, लोगों से बात करने का तरीका कुछ अलग होता है। वो पहले से ही उसके दिमाग में कुछ सेट होता है कि हमारे जो सोसाइटी में जो लोग हैं वो किस तरीके के होंगे, उनका वैल्यू किस तरीके का होगा। इस तरीके का प्रीजुडिस हमारे बीच में पहले से होता है, हम कुछ बायसेस से होके गुजरते हैं। इस वजह से हमारा ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अफेक्टेड होती है। फिर यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू जजमेंट होते हैं, यानी कि कोई भी इंसान का कुछ वैल्यूज होंगे। जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं सोसाइटी में, तब हम ऑलरेडी किसी को पहले से ही एक जज कर लेते हैं। वहाँ पर किसी के रिगार्डिंग हमारा कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो हमारे रिसर्च को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एथिक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, यानी कि आप किस तरीके से काम करोगे इसके रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि रिसर्चर के साथ जो भी लोग हैं उनके साथ किस तरीके का रिलेशन है, जो भी स्पॉन्सर है या फिर जिनसे वो लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का रिलेशन है, या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ किस तरीके का रिलेशन है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इस वजह से एथिकल प्रॉब्लम्स भी हम सोशल साइंस के रिसर्च में देखते हैं जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फेनोमेना, यानी कि जो भी सोशल फेनोमेना है, यानी कि जो भी ह्यूमन है हमारी सोसाइटी में, उनको जब हम स्टडी करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ पर एक इंसान का ओपिनियन हर टाइम पीरियड पे सेम नहीं होता है, लोगों का ओपिनियन बदलता रहता है। जैसे आप लोग अगर जब छोटे थे तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि डॉक्टर बनेंगे, थोड़ा बड़े हुए तो सोचते हैं कि इंजीनियर बनेंगे। फिर इस तरीके का आपका अलग अलग ओपिनियन है। आप लोग जो स्टडी कर रहे हो आप लोग सोचोगे कि आप प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन बाद में जाकर देखोगे कि आप और कुछ बन रहे हो, या फिर आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अलग हो जा रहा है। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं सोसाइटी में, हर इंसान में इस तरीके का कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। इस वजह से हमारा जो सोसाइटी का स्टडी है वो हमेशा एक बहुत ही वास्ट तरीके का नॉलेज का जगह है, जहाँ से हम बहुत अलग अलग तरीके का नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। और लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उनका इंफॉर्मेशन भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका जो नॉलेज है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, वो भी अलग होता जाता है, जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करती है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। अब हमने ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को समझ लिया है। ऑब्जेक्टिविटी में हमने देखा है कि ऑब्जेक्टिविटी यानी कि एक साइंटिफिक नॉलेज, जो नॉलेज है वो अनबायस्ड होंगी, वो न्यूट्रल एक ओपिनियन होगा। फिर सब्जेक्टिविटी में हम जानते हैं कि किसी का एक पर्सनल ओपिनियन है जो हमारे रिसर्च को अफेक्ट करता है। सब्जेक्टिविटी में हम कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल ओपिनियन को देखते हैं। अब बात आती है रिफ्लेक्सिविटी की। अब रिफ्लेक्सिविटी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ को हम सब्जेक्टिविटी के साथ बहुत बार कंफ्यूज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर रिसर्चर का जो ओन एक्सपीरियंस है, यानी कि रिसर्चर का जो सब्जेक्टिविटी है, इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिविटी में किसी भी एक रिसर्चर का या फिर किसी भी एक इंसान का सब्जेक्टिविटी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो भी
रिसर्चर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बायस है, एजम्पशन है, ये सारी चीज़ें हमारे रिसर्च को इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमें यूज़ करते हुए हमारा सोशल साइंसेस का रिसर्च करना पड़ता है। यहाँ पर जो भी रिसर्चर है उसका एक्सपीरियंस, बिलीफ, एटीट्यूड, इन सारे चीज़ों को हमें रिसर्च के प्रोसेस में यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन को सिलेक्शन से लेकर अंत में जब हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं तब तक हम रिसर्चर का जो रिफ्लेक्सिविटी है यानी कि उसका जो सोच है उसको हम यूज करते हैं। इस चीज को कहा जाता है रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि जो भी रिसर्चर है उसके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करना, उसको उसका एक्सपीरियंसेस को यूज करने को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सोशल साइंस के रिसर्च में। यहाँ पर किसी भी रिसर्चर का अपना ओन बायस होगा, उसका खुद का देखने का नज़रिया यानी कि पर्सपेक्टिव होगा, और इन सारी चीज़ों को हम लेकर इसको यूज़ करते हुए जब हम वैलिड और एक्यूरेट एक इंटरप्रिटेशन तैयार कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को ही हम बेसिकली रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हम चीज़ों को रिफ्लेक्सिव तरीके से देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा बहुत जो थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। वेबर ने ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी रिसर्चर है वो उसका वैल्यू और बिलीफ्स जो है उसको हमें सेपरेट रखना चाहिए, यानी कि उन्होंने वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में बात की है। जो भी वैल्यूज है और बिलीफ पैटर्न है इसको हमें रिसर्च करने के वक्त अलग रखना चाहिए, तभी हम एक सही तरीके का रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे। डुर्खेम ने भी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ही बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें एक्यूरेट तरीके का थ्योरीज को डेवलप करना है तो हमारी सोशल रियलिटी को एकदम ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना होगा, यानी कि जिस तरीके से है उसी तरीके से स्टडी करना होगा, तभी हम सोशल साइंसेस में एक्यूरेट थ्योरीज डेवलप कर पाएंगे। उनके हिसाब से जो सोशल फैक्ट है इसको हम स्टडी करते हैं, इसको हमें ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल तरीके से पढ़ना होगा। किसी भी एक इंडिविजुअल के एक्सटर्नल यानी कि उसके द्वारा इन्फ्लुएंस ना हो और साथ ही साथ चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो, इस तरीके से हमें सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। डुर्खेम का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सोशल फैक्ट, और वेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यू न्यूट्रलिटी। यहाँ पर वेबर और डुर्खेम के रिलेटेड मेरे एकदम सेपरेट एक क्लास है जहाँ पर आप उनके डिटेल सारे जो टॉपिक्स है वो देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हम ऑब्जेक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं। फिर देखते हैं गारफिंकल के बारे में। गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी का जो थ्योरी है इसको डेवलप किया था। उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी के थ्योरी में ही रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बात की है। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो रिफ्लेक्सिविटी है ये एक ऐसा तरीका है जहां पर लोग अपना एक्शन और बिहेवियर के बारे में अवेयर होते हैं, यानी कि वो अपने एक्शन और बिहेवियर को पहचानते हैं। फिर हम जब सोशल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं उसके ऊपर वो उस नॉलेज को यूज करते हैं, उनके अवेयरनेस की वजह से वो रिसर्च कंडक्ट कर पाते हैं। इसको ही उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी कहा है, जहां पर एक ऐसा तरीका है जो किसी भी एक इंसान का एक्शन और बिहेवियर को गाइड करेगा, साथ ही साथ सोसाइटी को समझने में मदद करेगा। फिर आते हैं पेरी बोर्दुई। बोर्दुई ने रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी का थ्योरी डेवलप किया था। उन्होंने कहा था कि जो रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी में उनका ओपिनियन था कि हमारा जो सोशल एक्टर्स है यानी कि जो भी लोग हैं सोसाइटी में, वो सिर्फ पैसिव रेसिपिएंट नहीं होते हैं, यानी कि वो सिर्फ पैसिव लिसनर्स या फिर सिर्फ और रिसर्च के एक माध्यम नहीं होते, वो लोग पैसिव नहीं होते हैं। जब हम सोशल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं वो लोग एक एक्टिव मेंबर होते हैं, वो भी एक्टिवली एंगेज होते हैं हमारे रिसर्च के प्रोसेस में। यहाँ पर वो एक्टिवली हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको शेप करने में, साथ ही साथ सोसाइटी के स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करने में अपना योगदान देते हैं। यानी कि यहाँ पर उन्होंने सोशल एक्टर के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। जब गारफिंकल के बात करते हैं, गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी की बात की थी और यहाँ पर उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी को एक ऐसा तरीका बताया था जहाँ पर लोगों का एक्शन और बिहेवियर खुद के
अवेयरनेस के वजह से ही रिफ्लेक्ट होती है। और पेरी बोर्दियू के हिसाब से जब हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, यहाँ पर जो सोशल एक्टर होते हैं वो पेसिव रेसिपिएंट्स नहीं होते हैं, वो लोग एक्टिवली एक्शन करते हैं, एक्टिवली हमारे सोसाइटी में एंगेज्ड रहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिविटी यूज्ड इन रिसर्च। रिसर्च में हम किस तरीके का रिफ्लेक्सिविटी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिफ्लेक्सिविटी है जो हम रिसर्च में, सोशल साइंस के रिसर्च में यूज करते हैं। पर्सनल रिफ्लेक्सिविटी, पर्सनल रिफ्लेक्सिविटी यानी कि रिसर्चर का खुद का रिफ्लेक्सिविटी, यहाँ पर उसका खुद का बिलीफ, वैल्यूज, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जब हम यूज करके रिसर्च करेंगे तब इसको कहा जाएगा पर्सनल रिफ्लेक्सिविटी। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्सिविटी। हमारी सोसाइटी में बहुत ही लार्ज एक सोशल स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ कल्चरल स्ट्रक्चर है। जब ये लार्ज सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर हमारे रिसर्च के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारा डाटा जनरेट करने में हमें इन्फ्लुएंस करता है, तब इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्सिविटी। फिर आता है इंटरपर्सनल रिफ्लेक्सिविटी। इंटरपर्सनल रिफ्लेक्सिविटी यानी कि एक ऐसा तरीका जहां पर रिसर्चर और जो भी पार्टिसिपेंट है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होता है जिसके द्वारा हमारा रिसर्च का प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है। इसको कहा जाता है इंटरपर्सनल रिफ्लेक्सिविटी। फिर हम देखते हैं मेथोडोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी। मेथोडोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी में हम कुछ अलग अलग तरीके का जो रिसर्च मेथड है वो यूज करते हैं। हमारे खासकर सोशल साइंसेस में हम एक ही चीज को स्टडी करने के लिए अलग अलग तरीके का मेथड्स यूज करते हैं। जब हम अलग अलग तरीके का मेथड्स यूज करते हैं और उसमें से कुछ एक चूज करते हैं, उससे हम जब स्टडी करते हैं, इसको कहा जाता है मेथोडोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी। फिर देखते हैं थ्योरेटिकल रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज, कॉन्सेप्ट और पैराडिज्म्स यूज किए जाते हैं रिसर्च में, इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल रिफ्लेक्सिविटी। और फिर आखिर में है हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी। एपिस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी में हम खुद के एजम्पशन और बायस की बात करते हैं, यानी कि हम खुद के एक्सपीरियंस, खुद का एजम्पशंस क्या होता है, हमारा लोगों के साथ किस तरीके का रिलेशन है, यहाँ पर खुद के बिहेवियर के बारे में बात की जाती है। जब भी कोई रिसर्च होता है, किसी भी एक इंसान का खुद का ओपिनियन रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर इस चीज को कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ पर आज के क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप लोग वापस से ये क्लास देखना, और यहाँ पर नोट्स भी थोड़े बहुत है जो आपको मदद करेगी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने में। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।